ये है मैकबुक एयर M4। ए भाई M3 पकड़ा है क्या ये? ठीक से देखो, कलर देखो उसका। क्या कलर? ब्लू कलर तो है, क्या अलग से? तो M4 है ना। ये M4 है तो M1 वाले अपग्रेड कर सकते हैं क्या? तो ये सारी चीजें हम बोलने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में कि M4 एयर में क्या नया है। छोटी छोटी चीजें हैं वैसे, बट अगर आप मैकबुक एयर M1 यूज करते हो, मेरे पास भी एक है, तो क्या मैंने ये खरीद के एक अच्छा डिसीजन लिया है? चलिए बात करते हैं। तो हाँ दोस्तों, यही मैकबुक एयर M4 है। आप कहोगे कि M3 की तरह ही दिखता है, मैं आपके साथ हूँ इस बारे में। आप बोलोगे M2 जैसे भी दिखता है, वो भी सही है भाई। M2 M3 M4 सेम डिजाइन लग रहा है, बस अब उन्होंने सोचा कि स्पेस ग्रे सबको पसंद है तो स्पेस ग्रे बदला जाए, यही बात हुई है। बट इसमें अलग से कुछ नहीं है। मैकबुक प्रो जो है उससे थोड़ा पतला किया गया है। हाँ, अगर आप पीछे देखोगे तो फैन का वगैरह कुछ वेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इन जनरल मैकबुक एयर फैशन आपको इसमें फैन नहीं मिलता। तो प्रोसेसर वगैरह कैसे काम करेगा मैं बताऊंगा, बट साइड में आपको 2 USB Type-C मिल जाते हैं। आपका होगा कि उसमें भी मिलते थे पहले वाले मॉडल्स में। तो इसमें क्या नया है? इसमें आपको थंडरबोल्ट 4 का सपोर्ट मिलता है और ये मैगसेफ पोर्ट मिलता है, बट ये मैगसेफ पोर्ट जो है वो मैगसेफ 3 है। तो इसके अलावा बाहर की तरफ ज़्यादा कुछ अपग्रेड नहीं है। अगर आपके पास 15 इंच मैकबुक एयर है तो आपको ये जो 3.5 mm जैक है वो यहाँ पर मिल जाएगा, और मेरे हिसाब से ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोर्ट्स हो रहे हैं। यानी अगर आप Type-C to Type-C या फिर कोई हार्ड ड्राइव वगैरह लगाना चाहते हो, उसमें आपको एक तो कन्वर्टर लगाना पड़ेगा जिसके बाद आप कनेक्ट कर पाओगे, बट अगर साइड बाय साइड चीज़ें कनेक्ट करने की कोशिश करते हो तो वो नहीं हो पाती। तो मुझे लगता है आइदर स्पेसिंग बढ़ाओ, नहीं तो आप दूसरे साइड में एक और पोर्ट दे दो, जिससे मुझे लगता है कि लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। अब लैपटॉप खोलने के बाद ये देख सकते हो आप, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। बस ये लैपटॉप के कीज़ और ये ट्रैक पैड जो है बढ़िया मैट सा है, जो शायद 10 दिन में पूरा ग्लॉस होने वाला है, क्योंकि जनरली आपके हाथ के ऑयल्स वगैरह जो होते हैं, या फिर आप अगर ख़राब हाथ इस पे लगा रहे हो, तो नॉर्मल सी बात है कौन से भी लैपटॉप के साथ ये पूरा ग्लॉस, या फिर जहाँ पर आप ज़्यादा टच करते हो वहाँ पर पूरा वो ग्लॉस फिनिश आ जाएगा, ऑयली फिनिश आ जाएगा। हाँ, अगर आप ठीक से क्लीन करोगे तो मे बी वो चला जाए, बट अगर बहुत क्लीन करोगे तो वापस ग्लॉस फिनिश आ जाएगा। मे बी एप्पल इस पे काम कर सकता है, बट फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई कंपनी इसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। अब हाँ, इसकी स्क्रीन जो है काफ़ी बढ़िया है। मैं मैकबुक M1 एयर से आ रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे स्क्रीन में डे एंड नाइट का फ़र्क दिख रहा है। ये 2K रेजोल्यूशन के साथ आता है, तो 2K रेजोल्यूशन में आपको छोटे से छोटे पिक्सल भी एकदम बढ़िया से इंटीग्रेटेड लगेंगे, या फिर आपको एकदम पिक्सेलेटेड चीज़ें बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, अब विंडोज़ कंपैरिजन में मैं कहूँगा कि इसमें आपको OLED स्क्रीन नहीं आता, तो अगर आगे जाके OLED स्क्रीन आता है, मे बी M5 के लिए उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है उसको, तो OLED स्क्रीन मुझे लगता है सारे मैक्स में अभी तक आ जाना चाहिए। इसके अलावा डिस्प्ले आपको P3 गैमेट सपोर्ट दे देता है, तो अगर आपको कोई क्रिएटिव काम करना है, मे बी आप UI UX में काम करते हो या फिर एडिटिंग में काम करते हो, ये मशीन थोड़ा आपका साथ दे सकता है। UI UX में ज़्यादा साथ देगा कंपेयर टू एडिटिंग में, बिकॉज इसमें फ़ैन नहीं है। आप मैक मिनी खरीद सकते हो, उसमें अलग से सेटअप करना पड़ेगा, या फिर आप मैकबुक प्रो खरीद सकते हो जिसमें ऑब्वियसली फैन आते हैं। यहाँ पर थर्मल जो है वो M4 प्रो में अच्छे रहेंगे, या फिर M4 मैक मिनी में अच्छे रहेंगे व्हेन कंपेयर टू मैकबुक एयर। बट अगर आप जनरल मैकबुक एयर की डेमोग्राफिक देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि वो थर्मल्स के लिए या फिर उन्हें टास्क इंटेंसिव चीज़ें चाहिए। ये भाई मैकबुक एयर है। अगर आप कॉलेज वाले स्टूडेंट हो या फिर जनरली आपका बहुत ट्रैवल का काम है, आपके लिए ये लैपटॉप है। तो जनरली ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मांगते लैपटॉप से, बट अगर मांगे तो M4 चिप है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कमी होगी। इसके अलावा वापस M1 और M4 में या फिर M1 और M2 में से चीज़ें सेम रही है। आपके जो फंक्शन कीज़ है उनकी साइज़ सेम करी गई है, जो नॉर्मल कीज़ है बाकी के QWERTY कीज़ जो है उनकी तरह, और टच आईडी भी उसके साइज़ का बन गया है। हाँ, हालांकि आप उसको पूरा प्रेस नहीं कर सकते जैसे कीबोर्ड प्रेस करते हैं, बट आपका टच आईडी बढ़िया सा चल जाता है। अब इसमें एक और नई चीज़ है जो कि है इसका सेंटर स्टेज वेबकैम। ये 12 मेगापिक्सल का 1080p कैमरा है। मैं कहूँगा कि काफ़ी बढ़िया से कॉल क्वालिटी वगैरह आपको यहाँ पर दे देता है। हाँ, सेंटर स्टेज कैमरा की एक खासियत है, आपने आईपैड पे वगैरह देखी होगी कि अगर आप मूव करते हो तो ये कैमरा आपके साथ मूव करता है, यानी फ्रेम में आपको ये सेंटर में रखने की कोशिश बहुत अच्छे से करने की कोशिश करता है। बट इसमें आपको एक डेस्क व्यू का ऑप्शन भी मिल जाता है। डेस्क व्यू मुझे एक क्वर्की फीचर लगा, मुझे मेरे काम का बहुत ज़्यादा नहीं लगा था। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसके बारे में सुना था, मुझे लगा कि स्पेशली लॉकडाउन में जो टीचर्स स्ट्रगल कर रहे थे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेने के लिए, उनको फ़ोन वगैरह ऊपर से पकड़ के वो सारी चीज़ें करनी पड़ रही थी, इसमें वो चीज़ काफ़ी रेक्टिफाई हो सकती थी मुझे लगा। बट वो मुझे लगता है कि एक और कैमरा ही लगा दो तो बढ़िया है।
यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा कि कैसे काम करता है, वो एकदम वो पिक्चर को बेंड वगैरह कर देता है। तो अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं दोस्तों। ये वेरिएंट जो मैंने खरीदा है ये 24 GB रैम है और 512 SSD है। अब इतनी ज़्यादा रैम और इतने SSD का अपग्रेड जो है वो मुझे 40,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर लेना पड़ा है। 1,40,000 में मैंने ये लैपटॉप खरीदा है। बट क्या ये एक वर्थवाइल इन्वेस्टमेंट है? क्या मुझे ये करना चाहिए? क्या आपने ये करना चाहिए? ये भी मैं बताऊंगा। बट M4 जो है वो बढ़िया है। लगभग इसमें बाय डिफॉल्ट 45 ऐप्स इंस्टॉल्ड है। मैंने डायरेक्टली इनको सारे ऐप्स को खोला है। आप यहाँ पर देख सकते हो, एक भी हिकअप आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दिया, मुझे एक भी हिकअप नहीं लगा। हालांकि अगर मैं जाकर फोर्स क्विट ऑल ऐप्स करता हूँ तो भी विदाउट अ हिकअप सारे ऐप्स फटाफट बंद हो जाते हैं। तो ये M4 की पावर है। इसके अलावा 24 GB रैम बहुत ज़्यादा मदद कर देती है। अब मेरा काम जो है आप देख पा रहे हो क्रिएटिव फील्ड में मुझे रैम की बहुत ज़रूरत होती है और 512 SSD इस फील्ड में ख़त्म करने के लिए टाइम बिल्कुल नहीं लगता। ऊपर से 256 GB का क्या ही करोगे, फ़ोन भी ज़्यादा देते हैं आजकल। और एप्पल का क्लाउड अगर लेने जाते हो तो अलग से पैसे देने पड़ेंगे। हालांकि अगर आप 1,40,000 का लैपटॉप ले पा रहे हो तो आपको 300-400 रुपये क्या ही लगेंगे महीने के शायद से। अब बैटरी लाइफ की बात करते हैं दोस्तों। लगभग 53.4 के आसपास मेरे ख्याल से बैटरी मिल जाती है आपको, क्योंकि काफ़ी बड़ी बैटरी है। और इसका बैकअप जो है एप्पल खुद क्लेम करता है कि 18 घंटे वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह चल जाएगा। तो अगर आप एकदम इंटेंसिव टास्क भी करते हो इस लैपटॉप पे तो ऐसे नहीं होगा। तो एक तो की बैटरी एकदम से घट गई, दूसरी चीज अगर बैटरी घट भी जाती है तो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर आउट ऑफ द बॉक्स तो आपको 30 वाट का मिल जाता है। 2,000 एक्स्ट्रा दोगे तो 35 वाट का मिलेगा। उसमें आपने बहुत आपको मिल गया कि 5 वाट का चार्जिंग बढ़ गया। बट उसी 2,000 के साथ आप 70 वाट का चार्जर भी खरीद सकते हो, जो कि मुझे पॉइंट नहीं लगता। क्योंकि अगर उसमें 2 डिवाइसेस कनेक्ट करते हो आपको 2 आउटपुट आते हैं तो हाँ, आप 2 मैक एक साथ चार्ज कर सकते हो 35 वाट्स पे। बट मैं कहूँगा कि एक ही चार्जर लेकर इन द बॉक्स जो है उससे चार्ज कर लो यार। 4,000 रुपये या फिर 2,000 रुपये डालने की क्या जरूरत है उसमें। अब आप कहोगे कि 4,000 रुपये देकर मैं तो बाहर से भी खरीद सकता हूँ या 4,000 रुपये में क्या मेरा 1,000 रुपये में काम हो जाएगा। बात तो सही है, बट एप्पल है दोस्त, ये याद रखना। एप्पल के डिवाइसेस ठीक से बिहेव नहीं करते हैं। इनफैक्ट मैंने सैमसंग के डिवाइसेस के साथ भी यही देखा है। अगर आप सर्टिफाइड चार्जर नहीं लगाओगे या फिर ओरिजिनल चार्जर नहीं लगाओगे, एक तो आपकी बैटरी एकदम से घट जाएगी जिससे आप चार्ज करोगे, और दूसरी चीज शायद वो हैंग होना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों अगर मैं स्पीडोमीटर 3.0 या फिर 3.1 चलाता हूँ इस मैक पे तो बढ़िया स्कोर आ जाता है। फॉर रेफरेंस मेरा पुराना विंडोज का लैपटॉप 9 का स्कोर देता है। इस लैपटॉप में आपको 47, 48, 49 के आसपास स्कोर दे देता है। आप जितनी बार इसको करोगे उतने टाइम वो बढ़ते जाता है। स्कोर 47 से आसपास शुरू हो जाता है और वो बढ़ते बढ़ते 49 तक जाता है। 49 के ऊपर नहीं जा पाता, पर मैं कहूँगा कि काफ़ी बढ़िया स्कोर है। थ्रॉटलिंग वगैरह मुझे कहीं पे भी दिखाई नहीं दी। मुझे ऐसे कभी भी नहीं लगा कि ये गर्म हो रहा है। वार्म होता है जब आप चार्जिंग को लगाते हो, बट बाकी कोई सीन नहीं है। वहीं पे इसमें इंटीग्रेटेड SSD भी आ जाती है। भाई आपको झक मार के 20,000 रुपये देकर तो SSD अपग्रेड करनी है तो SSD कितनी फास्ट है? SSD की रीड स्पीड लगभग दोस्तों 3100 Mbps है और राइट स्पीड बहुत बढ़िया है 3400 Mbps। इंटीग्रेटेड है तो इसी वजह से ये स्वैप मेमोरी की तरह भी काम करता है, यानी आपकी SSD ही रैम बन जाती है जब जरूरी है। अब ये मैक जो है आउट ऑफ द बॉक्स मुझे 15.3 के साथ आया था, macOS 15.3। मैंने अपग्रेड करके macOS 15.4 पे गया। ये लगभग 6 GB का अपडेट था, तो काफ़ी बड़ा अपडेट था। बट इसमें आपको इंडियन सीरी मिल गई है, यानी जी सर वाली सीरी मिल जाएगी शायद आपको। बट ऑल जोक्स असाइड काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। उसके बाद भी मुझे क्रिस्टल डिस्क या फिर स्पीडोमीटर में ऐसे नहीं लगा कि भाई अपने मैक का स्पीड थोड़ा स्लो हो गया। बट 24 GB रैम वाला वेरिएंट लिया मैंने। हाँ, अब रैम की बात कर रहे हैं दोस्तों तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 16 GB रैम वाला वेरिएंट मिल जाता है। तो फॉर मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंसेस ये रैम बहुत बढ़िया अपग्रेड है। ऊपर से अगर आपको नहीं पता तो M3 जो है इस लैपटॉप से 20,000 एक्स्ट्रा पे स्टार्ट होता था। उसके बाद जो है 20-20 हज़ार के अपग्रेड जो है एप्पल अपने से लूटता था, वो अलग है। बट ये लगभग 1 लाख रुपए में आपको बेसिक वेरिएंट मिल जाता है 16/256 वाला। मेरा ऑनेस्ट कहना है कि आप 512 पे अपग्रेड कर लो। हाँ, 20,000 रुपये का अपग्रेड है। आप कहोगे कि 2 TB की हार्ड ड्राइव मिल जाएगी मुझे 10,000 रुपये में, मैं क्या करूँ? एक तो आपको हार्ड ड्राइव हर जगह लेकर अटैच करनी पड़ेगी, आपको याद रख के आपके बैग में वगैरह लेकर जानी पड़ेगी, वो एक बात है। और दूसरी चीज़, वो हार्ड ड्राइव कभी भी इस लैपटॉप के जितनी फास्ट नहीं हो पाती। हाँ, उस हार्ड ड्राइव को लेकर आप मे बी कोल्ड स्टोरेज बना सकते हो, बट आपको नॉन स्टॉप आपकी हार्ड ड्राइव क्लियर करती रहनी पड़ेगी। तो ये मुझे लगता है कि हाँ, 20,000 देकर एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बन सकता है। हाँ, सॉफ्टवेयर की बात करें दोस्तों, ऑब्वियसली मैक है, एप्पल है, तो सीमलेसली सारी चीज़ें चलती है। अगर आप एप्पल इकोसिस्टम में हो तो और भी सही चलता है आपका काम। बट
मुझे सॉफ्टवेयर में नया एज सच कुछ नहीं लगा। 15.4 के साथ आपको एप्पल इंटेलिजेंस जो है वो इंडिया के वर्जन में मिल जाता है। इसके अलावा नया कुछ एज सच नहीं है, वो बस एफर्टलेसली सारी चीज़ें काम करती हैं, जो कि मैं कहूँगा कि एप्पल की सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। कहाँ पे भी आपको स्टटरिंग वगैरह लैपटॉप में नहीं नजर आता। अब मैंने बोला था कि फैन के आपको ग्रिल नहीं मिलते, बट इसमें स्पीकर ग्रिल भी नहीं मिलती, तो स्पीकर का परफॉर्मेंस कैसा है? मैं कहूँगा कि M1 Air के ज़्यादा अच्छे। ऑनेस्टली स्पीकिंग M1 Air जो है वो अच्छा सराउंड साउंड क्रिएट कर पाता है, उसमें थोड़ी डेप्थ ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू M4 Air, तो मुझे लगता है कि इस पे मे भी काम कर सकते हैं। बट M1 Air का जो स्पीकर है वो साइड में लगते थे, जहाँ पे इसके हिडन है। अगर आप ठीक से ढूंढेंगे तो आपको इसके ग्रिल भी मिल जाएंगे, एकदम छोटे 2 ग्रिल हैं। हाँ, अब स्पीकर जो है वो काफ़ी लाउड है, बट अगेन मुझे लगता है कि M1 Air के थोड़े ज़्यादा लाउड है, डेप्थ ज़्यादा है और सराउंड साउंड बहुत बढ़िया है M1 Air का। इसमें आपको लगेगा कि हाँ, स्टेज पे कुछ ऑर्केस्ट्रा वगैरह चल रहा है, बट एक सराउंडिंग आपको इफेक्ट जो है वो यहाँ पर नहीं मिलता। तो मैं कहूँगा कि ये डाउनग्रेड है, क्योंकि एप्पल तो भाई स्पीकर, बीट्स ऑडियो तो एप्पल का है, तो उन्होंने मुझे लगता है कि ठीक से स्पीकर्स में भी इसके और भी ठीक से कर सकते थे। अब 15 इंच मैक जो है दोस्तों, उसमें आपको 6 स्पीकर मिलते हैं, उनमें से 2 आपको वूफर मिलते हैं। ये फोर्स कैंसलिंग वूफर्स है, तो आपके मैक में पहले जो वाइब्रेशन आते थे वो आपको 15 इंच मैकबुक एयर में वो वाइब्रेशन नहीं दिखाई देते, बस क्रिस्टल क्लियर ऑडियो सुनाई देगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है इसके स्पीकर पे थोड़ा काम करा जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या आपने ये खरीदना चाहिए, क्या M1 Air वालों ने खरीदना चाहिए, क्या मैंने एक स्टूपिड डिसीजन लिया है? चलिए बात करते हैं। देखिए, मैंने तो 24 GB रैम वाला खरीदा है, मैंने बताया भी कि क्यों खरीदा है। बट गिवन कि मैं M1 Air से आ रहा हूँ M4 पे, मुझे अपग्रेड काफ़ी अच्छा लगा। डिस्प्ले अच्छा है, बैटरी लाइफ अच्छी है, ओवरऑल फीचर्स भी काफ़ी बड़े हैं। M1 Air का आज क्या आपने खरीदना चाहिए ये बात करें तो M1 Air जो है वो अब फ्यूचर प्रूफ नहीं रहा। अगर आप M1 Air में भी 2 साल पहले लेते तो मैं बोल भी देता कि भाई प्राइस बहुत अच्छी है, आप ले लो। हालांकि M1 Air को आके 6 साल हो गए, आज भी वो लैपटॉप काफ़ी अच्छा काम करता है, बट मुझे थोड़ा स्लो लगने लगा था, तो ये मुझे ड्रॉबैक लगा। तो आपने क्या इसकी रैम बढ़ानी चाहिए आपको SSD बढ़ाकर? अगर आप लंबे समय की सोच रहे हो तो ज़रूर बढ़ाना। अगर आप सोच रहे हो कि 2 साल यूज़ करके मैं बेच दूंगा, तो आप बेच सकते हो। मुझे नहीं लगता कि 20-40 हज़ार रुपये देकर आपका कोई फ़ायदा हो रहा है। बट ओवरऑल ये मशीन मुझे काफ़ी पसंद आया। अब सबसे बड़ी गलती मुझे लगती है एप्पल ने करी है, स्पेस ग्रे हटा। स्पेस ग्रे मेरा फेवरेट कलर था यार। आप आईफोन 6 से स्पेस ग्रे देखते आ रहे हो, और उसके वजह से वो कलर भी बहुत बढ़िया था, फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं उठाता। ये आपको फिंगरप्रिंट्स थोड़ा बहुत उठाकर दिखा देता है, वो आराम से साफ भी हो जाता था। अब उसके अलावा ये आपको आईसी ब्लू कलर जो है वो दिखाई देता है। ये कलर जो है थोड़े एंगल से आपको सिल्वर लगेगा, थोड़े एंगल से आपको ब्लू लगेगा, मुझे नहीं पसंद आता। बट अदर ऑप्शंस अगर आप देखिए ब्लैक वाला तो बहुत सही लगता है, बट ब्लैक वाले में आपको फिंगरप्रिंट्स वगैरह बहुत जल्दी दिख जाते हैं और वो साफ करने में भी थोड़ा मुश्किल है, और ओवर टाइम वो कलर जो है वो फेड होने लगता है। यानी जहाँ पर आप हाथ वगैरह रखोगे वहाँ पे ये कलर जो है वो फेड होने लगता है। तो इस वजह से ब्लैक नहीं खरीद सकते। गोल्डन मुझे बिल्कुल बकवास लगा। जो सिल्वर कलर है वो मुझे खराब नहीं है, बट पसंद नहीं आया। तो ये ओवरऑल थोड़ा यूनिक कलर था, बट मुझे अगर अभी भी ऑप्शन होता तो मैं स्पेस ग्रे कलर लेकर बात खत्म करता। और हाँ, एक एक्स्ट्रा पॉइंट, अगर मैं इसको फ्लैट सरफेस पे उठाने की कोशिश करता हूँ तो ये उठाने में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि M1 Air जो है वो वेज शेप में आता था, वो कहीं से भी उठा लो उठ जाता था, इसमें नहीं आता। तो ये बॉक्सी डिज़ाइन का, स्लीक डिज़ाइन का ड्रॉबैक है। तो यही था मेरा रिव्यू दोस्तों मैकबुक एयर M4 का। आपको क्या लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताना। कोई क्वेश्चंस हो गए तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना।